बात जो इन्होंने की है, GDP में ग्रॉस 7.4% की वृद्धि की बात की है। ठीक है, तो ये जो इसको आंकने का तरीका था उसमें भी परिवर्तन किया गया है और बेस ईयर में परिवर्तन किया गया, इसलिए ये दिखाई पड़ रहा है। दूसरी बात है कि जो फिस्कल डेफिसिट है 4.1%, तो 3 वर्ष में इसको 3% लाने की हमने बात करी, तो कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं ला पाए और इसको टाल दिया इन्होंने 3 वर्षों की। फिर वही हाल है इन्फ्लेशन के बारे में, ये भी 5.5% है। तो ये जो इन्फ्लेशन है इसका असर आम लोगों पर पड़ता रहेगा। तो जो भाषण सुनने में जितना सहज और अच्छा लग रहा था, लेकिन उन सब चीज़ों को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि या तो बेस ईयर बदल गए, उसको तरीके को बदला गया, इसलिए सुनने में अच्छा लगे ऐसे कुछ फिगर्स आए और फिस्कल डेफिसिट का हो या इन्फ्लेशन का प्रश्न, इसमें कोई बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं है। ये जनरल और एक चीज़ जो सबसे बिहार जैसे राज्य के लिए उसका बड़ा नुकसान होगा वो सर्विस टैक्स में सेवा कर में वृद्धि के चलते। आपको शायद मालूम होगा कि सर्विस सेक्टर का ग्रोथ परसेंटेज वाइज बिहार में सर्वाधिक 17% से भी ज़्यादा का ग्रोथ सर्विस सेक्टर का हो रहा है। तो वैसी स्थिति में ये जो सर्विस टैक्स बढ़ा है उसका इस ग्रोथ पर असर पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी सेवाओं पर असर पड़ेगा, तो सब लोगों को उसका फ़ायदा या रोज़मर्रे के जीवन में जो जिनकी ज़रूरत होती है तो उसके चलते इसका महंगाई बढ़ेगी और लोगों के ऊपर बोझ बढ़ेगा। जनधन योजना का भी काफ़ी जिक्र इन्होंने किया है। 12.5 करोड़ खाते खुल गए, लेकिन खातों में राशि कितनी, जहाँ तक जानकारी है उसके हिसाब से मात्र 11,000 करोड़ की राशि और आधे से ज़्यादा अकाउंट ऐसे हैं जिसमें कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं, क्योंकि कोई बैलेंस ही नहीं। तो इस स्कीम को इन्होंने और इम्प्रूव करना पड़ेगा। सिर्फ एक बैंक का से कनेक्ट हो गए, कागज मिल गया लोगों को पासबुक, यही से काम नहीं चलेगा। तो प्रचार प्रसार पर जोर ज़्यादा है। और जो एक चीज़ हमने देखा है कि माइक्रो फाइनेंस के लिए एक नया जो मुद्रा बैंक की बात इन्होंने कही है, इसमें इनको SHG को सेल्फ हेल्प ग्रुप को इन्होंने उसमें शामिल नहीं किया है। इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी ज़रूरत पड़ती है, वो महिलाओं का समूह है, कुछ लोगों का समूह है जो देहाती इलाकों में काफ़ी पॉपुलर है और हमारे बिहार में तो एक अभियान के तौर पर हम चला रहे हैं, जीविका और फिर आजीविका मिशन। और फिर जो बजटरी प्रावधान किए गए हैं जिसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में बहुत ज़्यादा कटौती हो गई, तो उसमें ये जो लाइवलीहुड मिशन है उसमें भी कटौती हुई। तो इसका भी आजीविका पर जो असर पड़ेगा, जो ये स्वयं सहायता समूहों का गठन था, तो जो केंद्र मदद करती थी वो मदद बहुत घटा दिया है इन्होंने और ये सारा बोझ राज्यों पर जाएगा। तो जो एक सबसे जो निर्धन तबका है उसको एम्पावर करने के लिए और उनको बिल्कुल कॉन्शस बनाने के लिए और हर चीज़ों से अवगत कराने के लिए एक बहुत सशक्त और सफल अभियान था सहायता समूह का। तो उसमें जो पैसे का प्रश्न है उसमें केंद्र सरकार ने अपने को खींच लिया है, वो बहुत राशि उन्हें दिया है। तो इस तरह की बातें। और फिर जो इन्होंने अनाउंस किया हेरिटेज स्थल के विकास के लिए, तो हम लोगों की बहुत दिनों से मांग चली आ रही है कि नालंदा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया जाए और अब पता चल रहा है कि सारी तैयारी के बाद नालंदा के साथ फिर किसी को टैग कर दिया। खैर वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन बहुत जगहों पर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें फैसिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए इन्होंने धनराशि दी है, लेकिन ये ये बोध गया मंदिर है, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और बहुत बड़ी संख्या में, बल्कि सबसे अधिक संख्या में विदेशी टूरिस्ट वहीं आते थे। तो इसको ये भूल गए। सबसे पुराना
स्थल है। फिर काला धन के बारे में जो इनके वायदे थे चुनावी, उसके अनुरूप तो कोई बात नहीं है। ये तो अब बता रहे हैं, कहाँ वादा था कि 100 दिन में हम क्या क्या कर देंगे। तो अब कानून की बात कर रहे हैं, कानून बने अच्छी बात है, लेकिन मतलब अब काला धन आने का जो एक वादा इनका था कि तत्काल लाएंगे, उसमें भी कोई साफ तौर पर ठोस नहीं दिखाई पड़ता। अब आप आइए बिहार के बारे में, तो आप सबको मालूम है कि जो 14वें वित्त आयोग की सिफारिश है, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया और वो 1 अप्रैल 2015 से लागू हो गया, तो वित्तीय वर्ष 15-16 से लागू हो गया। उसमें जो 13वें वित्त आयोग हमारी हिस्सेदारी तरफ हो गई है 9.6%। और बहुत पैसा मिल गया, बहुत पैसा मिल गया। तो ये तो पूरे देश के हर राज्य को पैसा मिला, लेकिन देखना ये है कि जो हर राज्य को पैसा मिला, तो तुलनात्मक दृष्टिकोण से बिहार को कितना पैसा मिला। तो बिहार को सबसे कम बढ़ोतरी हो रही है। वैसे हर वित्त आयोग के बाद जो नया वित्त आयोग आता है, तो स्वाभाविक है राशि बढ़ती है। उसका कारण है इकोनॉमिक ग्रोथ होता है और जो टैक्स का पैसा है वो बढ़ता है। पिछले 5 वर्षों की तुलना में अगले 5 वर्ष में टैक्स का पैसा ज़्यादा आएगा, तो इसलिए कुल राशि बढ़ती है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अन्य राज्यों को जिस प्रतिशत में बढ़ा, उस प्रतिशत में हमारा बढ़ा या नहीं बढ़ा, तो उस प्रतिशत में हमारा बहुत कम बढ़ रहा है। अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि अभी करीब 38,000 करोड़, इस साल 38,500 है 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक। उसका ये आखिरी वर्ष है, वो अभी हमको मिल रहा था 38,000 करोड़। अब ये बढ़ करके 15-16 में होगा 50,000 करोड़ की। तो हमारी जो वृद्धि है ये कम है, हार्डली 25-30% की वृद्धि। अन्य राज्यों में किसी को 50%, किसी को 60% की वृद्धि है। लेकिन इस चीज़ को समझना चाहिए, कोई बिहार का मुद्दा है और हम सबसे यही आग्रह करेंगे कि बिहार के मुद्दे पर हम लोगों को आपस में कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। कि अगर मैंने कहा कि राशि कम बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ से जवाब ये आ जाए कि बहुत राशि बढ़ गई, इससे कोई राज्य का भला नहीं होने वाला। बल्कि हम सब लोगों को मिलजुल कर इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। जैसे हम तुरंत गए दिल्ली, और दिल्ली जाकर के हमने वित्त मंत्री जी से बातचीत और उन्होंने सारी बातों को सुना। और जब हम लोगों ने कहा कि भाई हमारा तो जो पहले 11% के भी ऊपर था पिछले वित्त आयोगों की सिफारिशों में, कम से कम पिछले वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक हमारा हिस्सा 10.9% का था, अब हमारा हिस्सा घटकर 9.6% का। तो इस हिसाब से तो तुरंत घाटा है। लेकिन राशि बढ़ जाती है। ये जो क्वांटम में लोग सोचते हैं कि इतना मिलता था, अब इतना मिल गया, उससे उसका मतलब नहीं है प्रतिशत के हिसाब से कितना बढ़ रहा है। तो बिहार को प्रतिशत के हिसाब से बढ़ोतरी कम है बनिस्बत के दूसरे राज्यों। तो इस बात को देखना चाहिए। और सब प्रकार के ग्रांट जो बंद हो रहे हैं और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के माध्यम से भी जो केंद्र का शेयर मिलता था, या तो कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बंद की जा रही है और कुछ जो चालू रखने वाले हैं उसमें भी बहुत सारे स्कीम में केंद्रीय शेयर उन्होंने घटा दिया। अब आपको हम बताना चाहते हैं कि जो कुछ चुनिंदा स्कीम के बारे में आपको हम बता दें कि नेशनल हेल्थ मिशन जो स्वास्थ्य का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जैसे इस साल का जो है करंट ईयर का बजट है, इसमें प्रावधान है 21,650 करोड़ रुपए का, और ये घट करके अब हो जाएगा 15-16 के बजट में 18,000 करोड़ रुपए। ये स्कीम को तो चलना है, मतलब राज्य का शेयर अब बढ़ेगा। उसी तरह से देख लीजिए अब सर्व शिक्षा अभियान की क्या दुर्गति हो गई, मिड डे मील की क्या हालत हो गई। एलिमेंट्री एजुकेशन मिड डे मील में अभी 13,511 करोड़ का प्रोविजन है 14-15 में बजटरी प्रोविजन। अब ये घट कर कहाँ जा रहा है 3,325 करोड़।
यानी सीधे 25% पर जा रहा है। मिड डे मील तो बंद नहीं होगा, तो मिड डे मील में जो भारत सरकार पैसा देती थी, अब वो जो पैसा देगी उसका मात्र 25% अब देगी, बाकी सारा पैसा हम लोगों को लगाना पड़ेगा। सर्व शिक्षा अभियान में बजट का प्रावधान 14-15 करेंट ईयर का है 9,193 करोड़ रुपया। अब ये घटकर होगा मात्र 2,000 करोड़ रुपया, समझ लीजिए, सर्व शिक्षा अभियान। अब कहाँ हम लोग पहुंचेंगे? ये जो पैसा नाम मात्र का बढ़ा है 14-15 की तुलना में 15-16 में हार्डली खींच खांच के 28-30% हमको ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन हमारे ऊपर बोझ किन चीजों का पड़ेगा? मिड डे मील तो बंद नहीं हो सकता, सर्व शिक्षा अभियान बंद नहीं हो सकता। अब आपको हम कितना गिनाएं? सेकेंडरी एजुकेशन में उसी तरह से घट गया, हायर सेकेंडरी में उसी तरह से घट गया, लेकिन मुख्य स्कीम जो प्रचलित है जिसके बारे में आप सबसे अधिक जानते हैं, तो और इसी तरह से एक और महत्वपूर्ण स्कीम है, वह बिहार तो कृषि प्रधान राज्य है ना, तो कृषोन्नति योजना, तो ये इस तरह से हर चीज में जो केंद्र है, अब वो भले ही उस स्कीम को जारी रखेगी, लेकिन केंद्र जितना पैसा दे रही थी अब उसकी तुलना में बहुत कम पैसा देगी। यानी ये योजनाएं बंद तो नहीं होंगी, हमें चलाना ही चलाना। तो जितना बढ़ा फाइनेंस कमीशन के ग्रांट के तौर पर, वो तो अपर्याप्त है। तो इसलिए इस पर हम लोग, और जो हम लोगों को इसके चलते पूरे रिसीट्स में जो नुकसान होने वाला है उसके बारे में तो हम लोग सारी बात को और भी डिटेल में रखेंगे। लेकिन एक बात जो हम मिलने गए तो मैं उसका स्वागत करता हूँ कि जब हम वित्त मंत्री जी से मिले और हमने बताया उनको कि BRGF को तो अब बंद कर दिया, खत्म हो गया, लेकिन BRGF के रास्ते से आप हमें विशेष सहायता देते थे। झारखंड के बनने के बाद जो विशेष सहायता मिल रही थी वो बिहार पुनर्गठन विधेयक के प्रावधान के अंतर्गत मिल रही थी, और BRGF के माध्यम से वो पैसा आ रहा था। तो BRGF के बंद होने से वो पैसा बंद हो जाएगा, तो ये तो कानून के मुताबिक हमें मिल रहा था। तो इस चीज को आप रोकते हैं तो यह अनुचित होगा, गैर कानूनी होगा। और हमने याद भी दिलाया था कि आखिरकार NDA का ही शासनकाल था और उसी समय बिहार पुनर्गठन विधेयक बना था और हमने बिहार के मसले को उठाया था, तब उसमें ये प्रावधान किया गया। तो हमने जेटली साहब को याद कराया था कि भाई आप तो उस समय थे ही और विधि मंत्री भी थे, तो उस समय जो कमिटमेंट है कानून के जरिए उसका पालन होना चाहिए। और इस पंचवर्षीय योजना में 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। हालांकि हम लोगों की मांग ज्यादा की थी, 20,000 करोड़ रुपए की, लेकिन केंद्र ने 12,000 करोड़ रुपए ही दिया था और वो आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट के लिए, जैसे कुछ सड़क की परियोजना, हमारी बिजली की सारी परियोजनाएं, तो उससे संबंधित ये पैसा था। तो ये समाप्त नहीं होना चाहिए, यह हमने उनसे आग्रह किया था। तो अपने मूल बजट से हटते हुए उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि जो भी रीऑर्गेनाइजेशन बिल है उसमें जो प्रोविजन है और जो कमिटमेंट है उसका पालन किया जाएगा। उनकी इस घोषणा का मैं स्वागत करता हूँ। इससे ये उम्मीद बंधी है कि जो हमें मिलता था वह तो कम से कम जरूर मिलेगा। तो इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि जिस प्रकार से आंध्र को मिल रहा है उस प्रकार से हमें मिले। तो हमने उनके सामने इस बात को रखा था 26 तारीख की रात में कि हमारा जो विशेष राज्य के दर्जा की मांग है उसमें प्रमुख रूप से 2 अवयव। एक अवयव है कि जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उसमें केंद्रांश 90% हो जाएगा। तो अब चूंकि आप उन सब चीज़ों को बंद कर रहे हैं तो इस मामले को से तो हम समझ गए कि आप उस सिलसिले में अब नहीं कुछ करेंगे, करना चाहते हैं, आपकी जो घोषित नीति हो गई। लेकिन उसका जो दूसरा प्रमुख घटक था वह था कि अगर यहाँ कोई कल कारखाना खोले तो उनको केंद्रीय करों में छूट मिलेगी।
और इससे वो प्रोत्साहित होंगे उद्योग धंधा लगाने के लिए और ये रोजगार का सृजन होगा। तो ये बात उनको हमने कही थी। तो अगर आंध्र के पैटर्न पर वो करने की बात कर रहे हैं तो बिहार को तो टैक्स कंसेशन दे दें, इसमें पैसा नहीं लगने की आवश्यकता है, लेकिन इस पॉलिसी से ही बिहार में इंडस्ट्रियल ग्रोथ प्रमोट हो सकता है और एम्प्लॉयमेंट के अवसर निकलेंगे। इसलिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग के पीछे ये दो प्रमुख कारण हैं। तो इस प्रकार से जो स्थिति है, जहां बिहार रिओर्गेनाइजेशन बिल के प्रावधानों का पालन करेंगे, ऐसी घोषणा उन्होंने की है। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और मैं इसका स्वागत करता हूं। एक हद तक, कुछ हद तक यह बात हुई कि हमें जो मिल रहा था कम से कम BRGF के माध्यम से, अन्य माध्यम से प्राप्त होने की संभावना है और इसका दरवाजा उन्होंने खोला है अपने बजट पास करने। एम्स टाइप एक और इंस्टीट्यूशन बिहार में देंगे, हमने उनसे आग्रह किया था और लगातार हम लोग लिख रहे हैं कि एक तो पटना में एम्स है, लेकिन उत्तर बिहार में एक एम्स की तरह एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए। हमारे बहुत लोग इलाज कराने के लिए बिहार के बाहर जाने को मजबूर होते हैं और खास करके दिल्ली जाने को। तो मैं इस घोषणा का भी स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। और आंध्र के तर्ज पर विशेष सहायता मिलती है तो मैं इसके लिए भी उन्हें धन्यवाद दूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो अन्य कंसर्न, जो दूसरे कंसर्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं में जो भीषण रूप से केंद्रांश की कटौती की जा रही है, उसके चलते जो राज्य पर बोझ बढ़ेगा, क्योंकि ऐसी योजनाएं जिन्हें बंद नहीं की जा सकती, उनको चलाना ही चलाना, तो ये जो बोझ बढ़ेगा और बिहार को 14 फाइनेंस कमीशन के अवार्ड के हिसाब से तुलनात्मक दृष्टिकोण से कम फायदा है, तो वैसी स्थिति में हमने उनके सामने यह पुरजोर वकालत की है कि बिहार जैसे राज्य जो सफरर होंगे उनको और सहायता मिलनी चाहिए। और डेफिसिट ग्रांट वाले राज्यों को सहायता मिली है, लेकिन जिन्होंने जो रेवेन्यू डेफिसिट थे वैसे राज्यों को उन्होंने सहायता दी है। तो जिन लोगों ने फाइनेंशियल डिसिप्लिन के जरिए, बेहतर वित्तीय प्रबंधन के जरिए जो डेफिसिट से बढ़ गए, उसमें सफलता पाई है, वैसे राज्यों को भी इंसेंटिवाइज किया जाना चाहिए, मिलना चाहिए। ये हमने उनके सामने प्लीड किया है। और जो इनकम डिस्टेंस है, वो जो क्राइटेरिया हमारा ये 14 फाइनेंस कमीशन ने अपनाया है, तो हमारा इनकम डिस्टेंस थोड़ा घटा है। तो वैसी स्थिति में इसके लिए भी विकास के जो काम हुए, इसके लिए ऐसे राज्यों को इंसेंटिवाइज करना चाहिए। तो 14 फाइनेंस कमीशन के अवार्ड से अलग हटकर, आगे बढ़कर उन्हें बिहार जैसे राज्य को जो कई प्रकार का नुकसान उठाना पड़ेगा, उसकी भरपाई की जानी चाहिए। यह हमारी मांग है और उनसे मिले। और जो दो हमारे इमीडिएट कंसर्न हैं, उस पर उन्होंने ध्यान दिया है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद दूँगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बातें उन्होंने बजट भाषण के दौरान कही हैं और अपने रिटन टेक्स्ट से अलग हटकर उसको कहा है, टेक्स्ट में है या नहीं है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उन्होंने जो बातें कही है, घोषणा की है, उस पर अमल तेजी से होना चाहिए। वरना ऐसा न हो कि उस पर अमल होने में भी काफ़ी हम लोगों को पापड़ बेलना पड़े, भाग दौड़ करनी पड़े। उसके लिए तत्काल ऑर्डर्स निकलने चाहिए। ये हमारी अपेक्षा होगी, हमारी मांग। तो अभी यही टिप्पणी है, लेकिन विस्तृत तौर पर किन केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्रांश घटने के कारण हम पर क्या बोझ पड़ेगा, तो कुल मिलाकर के ये जो थोड़ी बहुत वृद्धि होगी वो किस तरह से न्यूट्रलाइज होकर हमारे ऊपर बोझ बढ़ाएगा, इसके बारे में डिटेल्ड स्टेटमेंट अलग से देंगे। दो मांग जुड़े वित्त मंत्री के साथ डिनर और प्रधानमंत्री के साथ हाथ मिलाने का कितना? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात तो एक चांस मुलाकात थी, लेकिन उन्होंने बातचीत के क्रम में उसी समय भी कहा कि अब राज्यों को बहुत मिलेगा। तो मैंने कहा कि बिहार को इससे फ़ायदा ज़्यादा नहीं हो रहा, कुछ नुकसान हो।
लेकिन जो हमने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी वो तो उन्हें प्राप्त हो गई है, और प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी की फोटोकॉपी भी हमने माननीय वित्त मंत्री को दी और एक्सप्लेन भी किया था, और ये 2 मुद्दों पर विशेष जोर भी दिया। तो उससे जो एक उनकी घोषणा है, तो उससे मुझे थोड़ी तसल्ली, और मैं यहाँ के भी तमाम बीजेपी के भी तमाम नेताओं से यही आग्रह करूँगा कि हमारा रुख केंद्र के साथ सहयोग का, और ऐसे विषयों पर जो बिहार के हित में है उसमें सभी दल के लोगों को मिलकर काम करें। आखिरकार 14th फाइनेंस कमीशन के सामने जो मेमोरेंडम दिया गया, तो सभी दलों ने मिलकर एक मेमोरेंडम दिया अलग से। यही परंपरा 13वें वित्त आयोग के समय अपनाई गई, यही परंपरा कायम की गई 12वें वित्त आयोग के समय में। तो कुछ ऐसे मामले हैं राज्य के हित में है, इसमें कॉमन स्टैंड ये कोई बात ऐसी नहीं है। आज की तारीख में मेरे ऊपर बिहार के हित को सरकार में रहने के कारण देखने की जवाबदेही है, इसलिए तत्काल हमें सारी बातों को प्रकाश में लाना पड़ता है, और इसके लिए हमें ये प्रकाश जी नहीं जो बैठे हुए हैं, प्रकाश में लाना पड़ता है, सब चीज़ों को सार्वजनिक तौर पर प्रकट करना पड़ता है, और उसके लिए तत्काल पत्र लिखना पड़ता है और एक स्टैंड लेना पड़ता है। इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसको जिम्मेवारी हमारी है, इसलिए हम इस बात को उठा रहे हैं। और ये ऐसी चीजें हैं जिसमें दलगत विभाजन विचारों का नहीं होना चाहिए। आपने जो कैलकुलेट किया था 10.9% का हिसाब से आपका जो ग्रोथ का है, और वो 9.56% पे आ गया है, तो ये कैलकुलेशन आपका अगर जिस हिसाब से आप कह रहे हैं तो कितना होना चाहिए था, और उस हिसाब से कितना पैसे का नुकसान आपको? अब आप समझ सकते हैं कि मिनिमम हम लोगों को लॉस होने जा रहा है 50-55 हज़ार करोड़ रुपये मेरे हिसाब से। जो सिर्फ 13th फाइनेंस कमीशन में जो हमारा शेयर था वो 10.9% का था, और अभी 9.6%। तो मात्र इससे इतना लॉस। तो उन्होंने जो वेटेज दिया है, एरिया को भी वेटेज दे दिया, तो बिहार में तो जनसंख्या बहुत है और क्षेत्रफल तुलनात्मक दृष्टिकोण से कम है, डेमोग्राफिक प्रेशर हमारा ज़्यादा है। तो DRGF वाला यदि मिल जाता है तो ये लॉस थोड़ा नहीं, ये थोड़ा सा देखिए 12,000 करोड़ रुपए का इस पंचवर्षीय योजना के लिए, और योजनाएं स्वीकृत भी हो चुकी, जैसे वो समूचा है बिजली के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए। जो आज हम जहाँ जहाँ बिजली पहुँच गई है वहाँ 22 घंटा 24 घंटा हम बिजली दे पा रहे हैं, और ये स्थिति अन्य जगहों पर भी रहे। जहाँ जहाँ बिजली का कनेक्शन पहुँचता जाए वहाँ निर्बाध बिजली की आपूर्ति हो सके, इसके लिए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर करना जरूरी है। तो उसी में हमने लगभग 9,000 करोड़ रुपया 12,000 करोड़ में से लगा दिया, और इसका पैसा जो बाकी कुछ ऑनगोइंग पुराने पंचवर्षीय योजना काल के उनको पूरा करने के लिए था। और कुछ जैसे उदाहरण के तौर पर आप जानेंगे, जो ये आपका सोनपुर और पहलेजा इसमें दीघा और पहलेजा के बीच में जो रेल सा सड़क पुल बन रहा है, उसमें सड़क का जो कंपोनेंट है वो आखिरकार इसी योजना से राज्य सरकार ने दिया। और फिर जो अप्रोच बन रहा है, एलिवेटेड अप्रोच बन रहा है, वो हमने इसी योजना से दिया। फिर जो बेली रोड पर जो ये ट्रैफिक का बुरा हाल रहता है, तो उसके लिए जो हम एक नई योजना बना रहे हैं, बना चुके हैं, स्वीकृति दे चुके हैं, उसको भी इसी मत से पैसा दे रहे हैं। तो ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं और जनहित की योजनाएं हैं, वो तो असर पड़ जाएगा उन पर। तो वो योजनाएं अब अगर वो पैसा मिल जाता है तो वो योजनाएं यथावत चलती रहे। आपने कहा कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की जो मांग थी उसमें 2 कंपोनेंट थे, दोनों को आपने स्वागत किया है कि अगर होता है इसका आप स्वागत करेंगे। तो क्या अब आपके बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग तो समझा जाए कि अब वो वैसी मांग नहीं है? नहीं, हमारे विशेष राज्य के दर्जा की मांग है। टैक्सेस में विशेष राज्य के दर्जा की मांग आखिर क्यों थी? उसका प्रमुख 2 घटक, एक था कि टैक्स में रियायत मिलेगी, छूट मिलेगी यहाँ निवेशकों को जो कल कारखाने लगाएंगे, और दूसरा था कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 90 और 10 का अनुपात का, तो दोनों बिल्कुल लाइव है।
90 और 10 का अनुपात हो। आपने आग्रह किया है ना कि जो टैक्स में छूट है उनको लोगों को यदि वो मान लिया जाता है तब तो ये मांग प्रासंगिक नहीं रह तब तो जाएगी। स्वागत योग्य है ना, तो हमारा एक हिस्सा तो पूरा हो, एक हिस्सा तो पूरा होता है ना उससे। आखिरकार विशेष राज्य के दर्जा की मांग के पीछे तर्क यही था ना कि हमारे यहाँ औद्योगिकरण कम है, उसकी गति धीमी है, रोजगार सृजन कम हो सकता है, 76% लोग आज भी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। तो अगर रोजगार चाहिए तो वैसी स्थिति में कल कारखाने खुलने चाहिए, निवेश होना चाहिए, और निवेश तभी होगा कि राज्य सरकार तो अपनी तरफ से प्रोत्साहन दे ही रही है, उसके चलते कुछ आ रहे हैं उद्योग। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर केंद्रीय करों में छूट मिल जाएगी तो वो ग्रोथ और तेज हो जाएगा। वैसी स्थिति में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, हमारे लाखों नौजवानों नवयुवतियों को बिहार में ही काम मिल सकेगा। मुख्य रूप से तो हम इसके लिए लड़ते रहे। टैक्स में छूट मिल जाए तो ये माना जाएगा कि कांग्रेस टैक्स में छूट वो किस प्रकार से देते हैं? एट पार विथ वो जो बाकी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त जो राज्य थे और जिनको सहायता मिली और जिसके चलते उनका औद्योगिकरण हुआ। तो ये सारी चीजें तो डिटेल की है भी या नहीं, या कुछ अंतरिम सहायता है, तो उसके हिसाब से अब देखिए ना, एक तर्क हम लोगों ने उनके समक्ष रखा, जिसको जेटली साहब ने अप्रिशिएट भी किया कि भाई रेवेन्यू डेफिसिट के नाम पर आंध्र को तो विशेष मिल गया फाइनेंस कमीशन अवार्ड। तो आंध्र प्रदेश और बिहार तुलनात्मक दृष्टिकोण से किसी अगर अंधे को भी बता दीजिएगा तो कहेगा आंध्र आगे है, बिहार पीछे है सारे पैरामीटर्स पर। तो उसको मिल जाएगा डेफिसिट ग्रांट के नाम पर। अभी तेलंगाना बना है तो उनको तो सहायता मिल गई, और बिहार जैसा राज्य जो परंपरागत तौर पर सफर करता रहा उनको कोई सहायता नहीं, बल्कि उनके ऊपर जो इसेंशियल योजनाएं, मैं इसेंशियल योजना की श्रेणी में रखता हूँ, मिड डे मील इसेंशियल है, सर्व शिक्षा अभियान इसेंशियल है, तो इसमें तो खर्च करना ही पड़ेगा ना। तो इसका कितना बड़ा बोझ होगा आप समझ सकते हैं। तो दोबारा मिलेंगे फिर? हाँ जरूर मिलेंगे। तो अभी तो बजट आ गया और कम से कम जो बातें कही हम लोगों ने फ्लैग कर दिया, उसके बारे में उन्होंने अपने आम बजट भाषण के दौरान उन्होंने उसका जिक्र कर दिया। तो मैंने इसका स्वागत किया है और ये उसके लिए धन्यवाद मैं देता हूँ कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट, जबकि मुझे भी मालूम है केंद्र सरकार में रहने के कारण कि बिल्कुल अंतिम समय में कुछ बातें उनको लगी कि ये बिल्कुल जरूरी है और व्यावहारिक है, तो हम लोगों के कंसर्न को उन्होंने समझा। तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और ये उम्मीद करेंगे कि इसके आगे की बैठकों में अभी वो बजट के बाद और सेटल कर जाएंगे, तो हम जरूर जाकर और विस्तृत प्रतिवेदन देंगे। 5 मेगा पावर प्रोजेक्ट की घोषणा बजट आज उन्होंने संख्या की बात की। हमारे बिहार के लिए भी सिद्धांत रूप में एक मेगा पावर प्रोजेक्ट स्वीकृत, तब देखना है कि बिहार वाला प्रोजेक्ट है या नहीं। मेगा पावर प्रोजेक्ट के बारे में जो ऐलान उन्होंने किया है वो बिल्कुल ठीक है, वो सही है। आखिर मेगा पावर प्रोजेक्ट यानी जो प्राइवेट सेक्टर के लोग आएंगे तो बाकी सब चीज़ों की सहूलियत और सारा उनको दे देंगे, लिंकेज वगैरह, तभी तो कोई आएगा। ये मिडिल क्लास वो और तो सैलरी ठीक है, क्लास तो हम समझते हैं कि इम्प्रूवमेंट वो बेहतर है, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ के लिए एक मंजूर था वो भी उसमें है या नहीं। और बिहार में राजस्थान में जो विशेष सहायता की बात कही गई वो तो बजट स्पीच का हिस्सा है ना, उसको भी स्पेसिफिक नहीं किया गया। बिहार और वेस्ट बंगाल को विशेश सहायता दी जाएगी। नहीं, वही तो आंध्र के समान उन्होंने कहा है, आंध्र के तर्ज पर, उसका डिटेल आना बाकी है। अच्छा, आंध्र के तर्ज पर है तो आंध्र प्रदेश को जिस प्रकार से और जितना मिला वो सब हम लोगों को मिलता है, या उस तर्ज पर कुछ मिलता है, ये तो डिटेल की चीज है। लेकिन सिद्धांत रूप में उन्होंने इसकी घोषणा की, इसलिए तो मैं स्वागत कर रहा हूँ। ये तो आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे थे। अगर देश में मिडिल क्लास या सैलरी क्लास के लिए या ओवरऑल इस बजट को आप किस रूप में कितना रखते हैं? देखिए, सरकार का झुकाव तो जिस प्रकार की आर्थिक नीतियां हैं
वो जो धनी वर्ग है, कॉरपोरेट वर्ग है, उसकी तरफ है ही। इसलिए तो कॉरपोरेट टैक्सेज में जो उन्होंने ऐलान किया है कमी लाने का, तो ये उन्हीं को ध्यान में रख कर है। बाकी लोगों के लिए तो थोड़ा सा कॉस्मेटिक स्कीम्स का अनाउंसमेंट है, स्कीम बहुत है, उसमें आवंटन कम है। तो ये तो परंपरागत तौर पर जो कुछ अनाउंसमेंट्स होते हैं उस तरह के अनाउंसमेंट्स, लेकिन मेन ट्रस्ट और फोकस तो है ही। आखिरकार अच्छे दिन का वादा किया गया था, तो कुछ लोगों के अच्छे दिन तो आ ही गए हैं, तो उनके लिए आखिर उनको तो एड्रेस वो करते ही, तो ये तो स्वाभाविक है। लेकिन आम जन के लिए कुछ नहीं है, जैसे इनकम टैक्स वगैरह में कोई छूट, सर्विस टैक्स वगैरह। अब आप बताइए ना कि 40,000 रुपया अगर कोई महीना कमा रहा है सैलरी से और परिवार के साथ रह रहा है और शहर में रह रहा है, तो किस प्रकार से गुजारा करता होगा ये तो मालूम है। तो कम से कम 5 लाख तक का तो होना ही चाहिए था कि अब उतनी आमदनी का क्या मतलब है। जो इन्फ्लेशन आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, जो इन्फ्लेशन है उसके मद्देनजर लोग जो सामान्य लोग हैं उनके लिए तो कोई राहत और छूट है। कई प्रकार की घोषणाएं जरूर, वो घोषणाएं तो हैं, वो कई सीढ़ियों से गुजरना पड़ेगा उनका लाभ लेने के, तो वो तो कभी कभी भूल भुलैया भी साबित हो जाता है। इंश्योरेंस वगैरह तो कई बार भूल भुलैया भी साबित हो जाता है। उसका लाभ आज तक भी लोगों में इतना, जो बीमा की कंपनियां होती हैं भाई, वो प्रीमियम लेने में तो बहुत फास्ट रहती है, लेकिन जो क्लेम्स होता है उसको सेटल करने में तो कितनी दिक्कतें आती है सबको मालूम। अभी इंश्योरेंस सेक्टर उतना ज़्यादा तो यहाँ परिष्कृत हुआ नहीं है, वो लेना जानते हैं, देने में तो 10 तरह की दिक्कतें करते हैं। सर, मनरेगा में कल प्रधानमंत्री ने बड़ा जुटीले आवाज में बोला कि आप गड्ढे खुलवा रहे हैं, मैं इसे स्मारक बना के रखूंगा, लेकिन आज इनिशियल एलोकेशन 34,699 करोड़ रुपए है। देखिए वो विरोधाभासी है। मनरेगा के बारे में इस तरह की टिप्पणी से परहेज करना चाहिए, लेकिन मनरेगा से गांव में रहने वाले गरीब लोगों को रोजगार का अवसर कुछ तो मिल रहा है, भले ही 100 दिन नहीं मिला, कुछ तो मिला, तो कुछ तो उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। मनरेगा में कई प्रकार के सुधार की आवश्यकता है, ये हम लोग भी इसमें कई बार सुझाव देते रहे, लेकिन इस स्कीम को चालू रखना और मन से चालू रखना, देखिए एक बात होती है, मन से चालू रखना। अब मनरेगा का जब कानून बन रहा था तो पूरे संसद ने पारित किया, अकेले ये कांग्रेस पार्टी का नहीं था, उन्होंने प्रस्ताव रखा, लेकिन बाकी सब लोगों ने उसमें सुझाव दिए थे और मनरेगा तो पूरे देश में लागू हो रहा था, चाहे कांग्रेस शासित प्रदेश हो या गैर कांग्रेसी सरकारें हो जाए। तो कुछ ऐसी स्कीमें हैं जिसका लाभ साफ तौर पर दिखता, तो उसको और बेहतर करने का उपाय सोचना चाहिए, कम से कम मजाक उड़ाने लायक तो नहीं है। ये नीतीश जी जैसा कहा कि बिहार विशेष सहायता दिया जाए, आपको लगता है होगा सितंबर में? समझ गए ना, हमें चुनाव वगैरह की चिंता नहीं करते, और चुनाव के एंगल से उस चश्मे से हम देखते भी नहीं। इसलिए जहां मुझको लगा कि हम लोगों के कंसर्ट को उन्होंने समझा और उसके हिसाब से कुछ घोषणा की है, इसलिए हमने उसका स्वागत किया। और चुनाव अपनी जगह पर है, बिहार तो स्थिर रहेगा, चुनाव के बाद जनता जिन्हें चाहेगी वो सरकार में आएगी, सरकार बनाएगी, लेकिन बिहार तो यथावत रहेगा। तो वैसी स्थिति में हम लोगों को इसमें कलर्ड विजन से काम नहीं लेना चाहिए, अपने अपने अलग अलग नजरिए से इसको नहीं देखना चाहिए। बिहार का की जो समस्याएं हैं और जिस प्रकार से हम लोग समय समय पर सर्वदलीय ज्ञापन देते रहे हैं, उसी प्रकार की आवश्यकता है। और मैं इस मामले में इनिशिएटिव लूँगा, सभी दल के लोगों को बुलाकर चाहूँगा कि 14 फाइनेंस कमीशन के बाद जो एक नई प्रणाली शुरू हो रही है, इसके मद्देनजर बिहार को जो तुलनात्मक रूप से कम पैसा मिलेगा
और बोझ ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें एक संयुक्त स्टैंड बनाना चाहिए, हम ये आग्रह करेंगे। इसलिए हमारा कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं, हम बिहार के कंटेक्स्ट में जो भी कह रहे हैं वो बिहार के हित में, और बिहार के हित में जितनी बार जाना पड़ेगा दिल्ली उतनी बार हम जाएंगे और लोगों के सामने हम अपने केस को प्लीड करेंगे, क्योंकि हम तो चाहेंगे कि सब दल के लोगों को बिठाकर एक कॉमन स्टैंड बने और सब लोग भी एक बार चले। मैं तो यह कहूँगा इसमें कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई चुनाव का एंगल है और चुनाव का साल है, इसलिए हम ऊपर ये भी नहीं कर रहे कि चुनाव के मद्देनजर ये घोषणा कि भाई जाकर उस दिन कहा तो पहले से न रहता टेक्स्ट में पढ़ते ना, देख रहे थे बजट का भाषण। जब ये दोनों चीज आई है तो जो टेक्स्ट पर जो नजर थी माननीय वित्त मंत्री जी ने उस पर से नजर उठाकर ऊपर देखा और मौखिक रूप से उसके बारे में कहा और एक्सप्लेन। पश्चिम बंगाल और ये कहने का मतलब था नीतीश जी उनका तो राजनीतिक सोच नहीं है।